हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे कोई ना कोई क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ ही लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ध्वनि कौन सी तरंग का उदाहरण है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ए पर है अनुप्रस्थ तरंग, बी पर है अनुदैर्ध्य तरंग, सी पर है विद्युत चुंबकीय तरंग और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं इनमें से कौन सा सही होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शंस में से बी सही हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है। अब बेसिकली अनुदैर्ध्य तरंग होती क्या है तो देख लेते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर होती है, ठीक है, तो उसको हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मनुष्य के कान के सुनने योग्य अनुकूल तरंग है, मतलब जिसे हमारा कान बिना किसी दिक्कत के सुन सकता है, ठीक है, और आसानी से। तो ए पर है अपश्रव्य तरंग, बी पर है श्रव्य तरंग, सी पर है पराश्रव्य तरंग और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा, श्रव्य तरंग। ठीक है, तो ये हमारे कान के सुनने योग्य तरंग होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर है, श्रव्य तरंगों का आवर्ती परिसर कितना होता है। तो यहाँ पर आवृत्ति का परिसर पूछा है। ए पर है 20 हर्ट्ज से नीचे, बी पर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य है, ठीक है, सी पर है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर और डी है कंप्लीट 25,000 हर्ट्ज आवृत्ति परिसर जो है। तो ये होता है हमारा बी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसके लिए चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए पर है ठोस में, बी पर है द्रव में, सी पर है गैस में और डी पर है उपयुक्त सभी। तो सभी उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकते हैं, है ना, कम या ज़्यादा तो होगी। तो देख लेते हैं, इसका यहाँ पर फ्रेंड्स ए सही हो जाएगा, ठोस में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए पर है मीटर प्रति सेकंड, बी पर है डेसिबल, सी पर है कैंडेला और डी पर है कूलाम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बी सही हो जाएगा, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ए पर है दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ेगी, बी पर है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सी पर है दाब घटाने से चाल घटेगी और डी पर है दाब बढ़ाने से ध्वनि की चाल घटेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बी सही हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ए पर है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बी पर है माध्यम का ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ेगी, सी पर है ताप घटने पर चाल बढ़ेगी, डी पर है ताप बढ़ने पर चाल एक समान रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बी सही हो जाएगा, माध्यम का ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ेगी। ठीक है, तो माध्यम का ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ेगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्वनि के कौन से लक्षण के कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ए पर है तारत्व, बी पर है प्रबलता, सी पर है गुणता, डी पर है प्रतिध्वनि। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बी सही हो जाएगा, प्रबलता। तो प्रबलता के कारण हमें ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और यहाँ पर हमने लक्षण की बात की है। ध्वनि के 3 मुख्य लक्षण होते हैं, पहला है प्रबलता, दूसरा है तारत्व और नंबर 3 पर है गुणता। ठीक है,
तो चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ध्वनि के कौन से लक्षण के कारण ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि जेंट्स में आवाज़ मोटी होती है साधारणतया, और लेडीज़ की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी पतली होती है। तो वो किस लक्षण के कारण होती है, तो बी, तारत्व। ठीक है, तो इसका बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर डिस्टेंस दे रखी है। ए पर है 10 मीटर, बी पर है 20 मीटर, सी पर है 16.6 मीटर या 17 मीटर, और डी पर है 25 मीटर। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका सी सही हो जाएगा, 16.6 मीटर या 17 मीटर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे कान पर ध्वनि का प्रभाव लगभग कितने समय तक रहता है। तो ए पर है 5 सेकंड, बी पर है 2 सेकंड, सी पर है 1 सेकंड, और डी पर है 1/10 सेकंड। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका डी सही हो जाएगा, 1/10 सेकंड तक ध्वनि का प्रभाव हमारे कान पर रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर मनुष्य सुन नहीं सकता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से एक सही है, तो देख लेते हैं। ए पर है 95 डेसिबल, बी पर है 20 डेसिबल, सी पर है 30 डेसिबल, डी पर है 40 डेसिबल। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 95 डेसिबल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि किस में से नहीं गुजर सकती है, मतलब किस माध्यम में से नहीं जा सकती है, ध्वनि पास नहीं हो सकती है वहाँ से। तो ए पर है ठोस से, बी पर है द्रव से, सी है निर्वात से, और डी पर है गैस से। तो फ्रेंड्स शून्य से नहीं जा सकती है, जहाँ पर कोई मीडियम ही नहीं होगा, तो सी पर निर्वात से नहीं जा सकती है। ठीक है, ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती है। ओके, अब नंबर 14 पर है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो ए पर है न्यूटन के गति के नियमों पर, बी पर है ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर, सी पर है ध्वनि की गुणता पर, और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। तो डॉपलर प्रभाव इनमें से किससे संबंधित है। ए पर है ध्वनि से, बी पर है दाब से, सी है प्रकाश से, और डी पर है ताप से। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो जब ध्वनि स्रोत एवं सुनने वाले के बीच, मतलब श्रोता के बीच आपेक्षिक गति हो, तब ध्वनि को सुनने वाले को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देती है। तो ये होता है डॉपलर प्रभाव। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, सॉरी ये 15 होगा, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू सो मच।